हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। आज इस वीडियो में हम लोग अलैंगिक और मानव प्रजनन यानी कि एसेक्सुअल एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 5 देखने वाले हैं। और इस पार्ट के साथ हम लोग कवर कर लेंगे 150 MCQs, यानी कि ये जो हमारा पार्ट है ये आखिरी पार्ट है। इस पार्ट के बाद हमारा ये चैप्टर नंबर 24 समाप्त हो जाएगा, यानी अलैंगिक और मानव प्रजनन जो हमारा चैप्टर है ये समाप्त हो जाएगा। तो बाकी के पार्ट्स देखने के लिए या फिर NCERT सीरीज के अंदर मैंने जितने भी चैप्टर्स अपलोड कर दिए उन सब को देखने के लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो। 4 पार्ट्स मिलाकर के हम लोगों ने कवर कर लिया है 132 तक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 133 से। तो हमारे इस वीडियो का पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 133 से। सवाल है, मानव मादा में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। पार्ट 4 में हम लोगों ने देखा था कॉर्पस ल्यूटियम, और जब एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है और वो प्लेसेंटा भी इस हार्मोन को बनाता है। तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। अगला है, मानव मादा में फेलोपियन ट्यूब की लंबाई लगभग कितनी होती है। एक फीमेल के अंदर जो फेलोपियन ट्यूब होता है, जिसे हम लोग ओविडक्ट भी बोलते हैं, हिंदी में डिंब वाहिनी नलिका बोलते हैं, इसकी लंबाई लगभग कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। तो बी हमारा राइट आंसर। इनमें से किसकी आकार उल्टी रखी हुई नाशपाती के जैसे होती है? ये है यूट्रस यानी कि गर्भाशय। ये है उल्टी रखी हुई नाशपाती और ये है यूट्रस। तो इन दोनों के जो शेप है वो मिलता जुलता है। अगला है, इनमें से कौन है जो एक 32 कोशिका वाली संरचना है? देखो, एक सेल वाले एम्ब्रियो को जाइगोट बोलते हैं, 8 से 16 सेल वाले एम्ब्रियो को मोरुला बोलते हैं, और 32 सेल वाले एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर। निषेचन के बाद जाइगोट बनता है। ये एक सेल वाला एम्ब्रियो है, आप बोल सकते हो कि ये एक कोशिका वाली एम्ब्रियो है। एक सेल से 2 सेल होगा, डिवाइड होकर के 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा। तो 8 से 16 सेल वाले एम्ब्रियो को मोरुला कहते हैं। फिर 16 के बाद 32 होगा, तो 32 सेल वाले एम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगला सवाल है, कोरपोटी। कोरपोटी यानी कि ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट को ब्लास्टोला भी कहते हैं। तो कोरपोटी का गर्भाशय के अंतः स्तर में अंतः स्थापित होना क्या कहलाता है? जो ब्लास्टोसिस्ट आपने देखा अभी पिछले सवाल में, वो क्या करता है, यूट्रस के जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं, उसमें जाकर के एम्बेडेड हो जाता है, धंस जाता है। देखो, यूट्रस के दीवार के 3 लेयर, सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम, सबसे बाहर वाली पेरीमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम से ये ब्लास्टोसिस्ट जाकर के चिपक जाता है या फिर बोल दो उसमें धंस जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। आप इस पिक्चर में देखो, ये जो आप एच देख रहे हो ये है ब्लास्टोसिस्ट और ये एंडोमेट्रियम में धंस रहा है। महिलाओं के अंदर कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनते हैं जिनके फंक्शंस के ऊपर, जिनके कार्यों के ऊपर आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। पहला है एस्ट्रोजन। इसके बारे में आप जानते हो कि ये मानव मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण को प्रेरित करता है। दूसरे नंबर पर है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन ये गर्भाशय को संकुचित होने से रोकता है। जो यूट्रस है उसको कॉन्ट्रैक्ट होने से रोकता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। साथ में यूट्रस को मेंटेन करके रखता है ताकि जो एम्ब्रियो उसमें डेवलप हो रहा है उसे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उस समय प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल हाई होता है ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट ना करे, संकुचित ना हो। तीसरे नंबर पर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ये हाइपोथैलेमस बनाता है, सिक्रीट करता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो डिलीवरी के टाइम में या फिर पार्चुरेशन के टाइम में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई हो जाता है, क्योंकि उस समय जरूरत है कि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करे, गर्भाशय संकुचित हो और बच्चा जो है वो योनि की तरफ आगे बढ़े बाहर आने के लिए। साथ में ऑक्सीटोसिन ये जो स्तन ग्रंथि है उससे मिल्क को भी सिक्रीट करवाता है। ध्यान में ये रखना है आपको, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये मिल्क बनाता है, मेमरी ग्लैंड में स्तन ग्रंथि में मिल्क बनाता है, लेकिन सिक्रीट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ये अंतर दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। साथ में जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल हाई होता है तब वो अंडोत्सर्जन नहीं होने देता है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है उसके बॉडी के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल कम होता है ताकि यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट न करे। अगला सवाल है, गर्भ अवस्था के दौरान किस हार्मोन का स्राव अधिक मात्रा में नहीं होगा? जब एक महिला प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, और यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो लेवल है ये कम होना चाहिए। अगला है, इनमें से कौन एक भ्रूण में एक जनन स्तर नहीं है?
कौन एक जर्म लेयर नहीं है एम्ब्रियो के अंदर? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन सिस्टम्स हैं, वो सभी जर्म लेयर से बने हुए हैं। तो 3 जर्म लेयर्स होते हैं ह्यूमन के केस में, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मायोमेट्रियम ये यूट्रस की वॉल है। डी हमारा राइट आंसर। अब मैंने यहाँ पर लिस्ट पूरा लिख दिया हुआ है कि कौन से जनन स्तर से, कौन से जर्म लेयर से कौन से ऑर्गन बने हुए हैं। तो आप वीडियो पॉज करके आप अच्छे से एक बार इसको पढ़ लेना। कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जिनके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट जर्म लेयर से बनते हैं, यानी एक ही ऑर्गन के कुछ हिस्सा किसी और जनन स्तर से होगा और कुछ हिस्सा किसी दूसरे जनन स्तर से होगा। जैसे मैं यहाँ देखो, जो अग्र पीयूष है, पीयूष ग्रंथि का जो अग्र पीयूष वाला भाग है वो बना हुआ है एंडोडर्म से, लेकिन जो पश्च पीयूष है वो बना हुआ है एक्टोडर्म से। जो उत्सर्जन तंत्र है वो मेसोडर्मल होता है, यानी उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो भी पार्ट्स आते हैं उसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से हुई है, लेकिन जो मूत्राशय है जो कि उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है, ये अंतः जनन स्तर से उत्पन्न हुई है। तो इस तरह के कुछ अंतर आपको इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो पॉज करके इन सब को एक बार पढ़ लेना। अगला है, इनमें से किसकी उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से होती है? तो ये है मसल, ठीक है, पेशी। बाकी लीवर, पैनक्रियाज और थायराइड ग्लैंड ये है एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि अंतः जनन स्तर से। अगला सवाल है, इनमें से किस तंत्र का उत्पत्ति मध्य जनन स्तर से नहीं होती है? सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, यहाँ देखो मैंने लिखा हुआ है बोन एंड कार्टिलेज, हड्डी और उपास्थि, तो यही दोनों मिल करके बनाते हैं कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और परिसंचरण तंत्र ये सारे के सारे हैं मध्य जनन स्तर से बने हुए, तो इनमें से कोई नहीं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मानव में सगर्भता की अवधि यानी कि गर्भ अवधि डैश महीने की होती है? ह्यूमन के केस में फीमेल के अंदर जो प्रेगनेंसी होती है वो लगभग कितने महीने की होती है, यानी कितने महीने तक एम्ब्रियो गर्भाशय के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है? ये है 9 महीने, यानी कि 9 महीने में जो एम्ब्रियो है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाएगा और यूट्रस से बाहर आने के लायक हो जाएगा। तो ये जो पूरा टाइम पीरियड है ना 9 महीने, इसे बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। ध्यान में रखिएगा, जेस्टेशन पीरियड। तो सवाल आपसे बस इतना भी पूछा जा सकता है कि ह्यूमन के केस में जेस्टेशन पीरियड कितना है। तो आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा है कि ह्यूमन के अंदर जो प्रेगनेंसी है वो कितने महीनों तक होती है? 9 महीने। भ्रूण के हृदय की धड़कन को सुना जा सकता है इनमें से किस यंत्र का उपयोग करके? स्टेथोस्कोप। अगला है, भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है? एम्ब्रियो जो डेवलप हो रहा है और उसकी एक्टिविटी को देखने के लिए इनमें से किस का उपयोग किया जाएगा? सोनोग्राफी। सोनोग्राफी में अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है और सोनोग्राफी से ये भी पता चल जाता है कि जो बच्चा जन्म लेगा वो मेल है या फीमेल है, लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट है, गर्भाशय से गर्भ का बाहर निकलना क्या कहलाता है? एक्सपल्सन ऑफ द फीटस फ्रॉम यूट्रस इज कॉल्ड। जब पूरा जेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, 9 महीने पूरे हो जाएंगे, तब वो जो फीटस है, गर्भ है, वो गर्भाशय से बाहर आएगा। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है, प्रसव, पार्चुरेशन। अगला सवाल है, गर्भाशय के संकुचन के लिए किस हार्मोन का स्राव अत्यधिक मात्रा में होनी चाहिए? तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल हाई हो जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीटोसिन हमारा राइट आंसर। इस समय पार्चुरेशन के टाइम में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाएगा, क्योंकि अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हुआ तो संकुचित होने से रोकेगा, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन हो जाता है और ऑक्सीटोसिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा अप हो जाता है। अगला है, स्तन ग्रंथियों से दूध का उत्पादन क्या कहलाता है? मिल्क प्रोडक्शन मैमरी ग्लैंड से क्या कहलाता है? देखो, मैमरी ग्लैंड में मिल्क का बनना और सिक्रीट होना, इन सब को हम लोग एक साथ बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है, लैक्टेशन। तो मैमरी ग्लैंड में मिल्क का बनना भी लैक्टेशन, मिल्क सिक्रीट होना भी लैक्टेशन। अगला है, प्रसव के बाद दुग्ध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे डैश कहते हैं। जब लैक्टेशन स्टार्ट होता है तो इनिशियल के कुछ दिनों तक जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं खीस, हिंदी में, इंग्लिश में कोलोस्ट्रम, ठीक है, कोलोस्ट्रम। अगला है, जो ब्रेस्ट मिल्क है उनमें क्या सब होता है? ब्रेस्ट मिल्क में, मदर के ब्रेस्ट मिल्क में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे होते हैं, देख लो मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स,
WBC और IgA एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोब्युलिन ए एंटीबॉडी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, WBC हो गया और IgA एंटीबॉडी, ये सारे पाए जाते हैं मदर के ब्रेस्ट मिल्क में। और इसीलिए कहा जाता है कि जन्म के बाद बच्चे को कम से कम 6 महीने तक माँ का दूध पिलाना चाहिए, मदर का ही मिल्क पिलाना चाहिए, क्योंकि इनमें WBC भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है, जो बच्चे को किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से बचाएगा। और बाकी के ये सारे तो होते ही हैं। अगला सवाल है, मानव के संदर्भ में कौन असत्य है? ह्यूमन के बारे में बताना है, इनमें से कौन इनकरेक्ट है? ये अलैंगिक होते हैं, सही है। ये द्विलैंगिक होते हैं, गलत है। देखो, द्विलैंगिक का मतलब ये हुआ कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। जैसे एक ह्यूमन के अंदर या तो उसके पास मेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे या तो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक ही ह्यूमन के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों हो। लेकिन प्लांट के केस में ऐसा होता है, एक प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है। तो प्लांट के केस में दोनों ही पॉसिबल है, यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। लेकिन एक ह्यूमन वो यूनिसेक्सुअल होता है। साथ में बच्चे जन्म देते हैं, अपने जैसे बच्चे जन्म देते हैं, तो वो हो गया सजीव प्रजक, विविपैरस। और रिप्रोडक्टिव मेथड है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। तो डी भी सही है। असत्य पूछा है तो बी हमारा राइट आंसर। लैक्टिफेरस डक्ट इज एसोसिएटेड विथ, जो दुग्ध वाहिनी है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है ब्रेस्ट से। जो आप पीला पीला देख रहे हो ना इस पिक्चर में, ये पूरा एक स्तन है, ठीक है, ब्रेस्ट है। और ये जो पीला पीला आप देख रहे हो ये है फैट्स, ये सारे हैं वसा, फैट्स। और ये देखो, ये जो संरचनाएं आप देख रहे हो ना, ये है स्तन ग्रंथि, मैमरी ग्लैंड। जनरली हम लोग मैमरी ग्लैंड ब्रेस्ट को भी बोल देते हैं, लेकिन आप ध्यान में रखो कि मैमरी ग्लैंड ये ब्रेस्ट के अंदर होता है, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर आप देखो फैट्स भी होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स भी होते हैं और लैक्टिफेरस डक्ट भी होते हैं। इनके अलावा और भी पार्ट्स होते हैं, वो हम लोगों को नहीं जानना है। तो जब ये मैमरी ग्लैंड मिल्क को बनाएगा, तब यहाँ से वो मिल्क लैक्टिफेरस डक्ट में आएगा। ये देख रहे हो, ये सारे लैक्टिफेरस डक्ट हैं, और फिर वो मिल्क निपल्स के थ्रू बाहर आएगा। तो इस मैमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क बनाने के लिए हार्मोन है प्रोलैक्टिन, और इस मैमरी ग्लैंड से मिल्क को सिक्रीट करवाने के लिए हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। अब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी इवेंट्स हुए हैं उन सब को एक बार देखते हैं कि क्या सब हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी कि युग्मक जनन होता है, युग्मक बनते हैं, मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर ओवम, एग। उसके बाद क्या होता है? इंसेमिनेशन होता है, वीर्य को मादा के योनि में डाला जाता है, वीर्य सेचन जिसको बोलते हैं। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि निषेचन होता है। उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, फिर मोरुला बनता है, मोरुला के बाद ब्लास्टुला बनता है, और उसके बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद, अंतरोपण के बाद गैस्ट्रुलेशन होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वर्ड गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन का मतलब समझ रहे हो? जो 3 जर्म लेयर्स थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों का बनना ही गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। तीनों जर्म लेयर्स का बनना ही गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। जब जर्म लेयर्स बन जाएंगे तब ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, अंग का निर्माण होगा। अब अंग सारे जब बन जाएंगे, 9 महीने पूरे हो जाएंगे, तब क्या होगा? पार्चुरेशन होगा। ठीक है, प्रसव होगा, यानी कि गर्भाशय से बच्चा बाहर आएगा। उसके बाद क्या होगा? लैक्टेशन होगा, बच्चा बाहर आ गया। अब माँ उसको अपना दूध पिलाएगी लगभग 6 महीने तक। तो ये पूरे इवेंट्स होते हैं। और इस गैमेटोजेनेसिस से लेकर इस फर्टिलाइजेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक का जो समय होता है वो 9 महीने का होता है, और इसी को जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं। ह्यूमन के अंदर ये जेस्टेशन पीरियड 9 महीने का होता है। कहाँ से कहाँ? फर्टिलाइजेशन से लेकर के पार्चुरेशन तक। तो ये हमारा चैप्टर समाप्त हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैंने आपसे कहा था कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर मैं आपको 8 चैप्टर्स करवाऊंगा, और ये 8th चैप्टर था हमारा, और मैंने कहा था इसके बाद समाप्त हो जाएगा हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी। लेकिन मैं इसमें एक चैप्टर और ऐड कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9, और ये है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य, जिसमें हम लोग जनन संबंधी कुछ बीमारियों के बारे में जानेंगे और भी कुछ बातों को जानेंगे। तो इस चैप्टर में ज़्यादा सवाल नहीं है, 50 से 60 सवाल आएंगे। 2 पार्ट्स में मैं इसको समाप्त करूंगा। तो आप में से जो भी है जो इन सारे चैप्टर्स को एक PDF में चाहते हैं, एक साथ चाहते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लो, ये चैप्टर अपलोड होने दो, उसके बाद मैं सारे को ऐड कर दूंगा, और ह्यूमन फिजियोलॉजी नाम से हमारा एक बायो का पूरा PDF होगा।
फिर उसके बाद आप परचेज कर लेना। आखिरी में मैं आपसे यही कहूँगा कि कम से कम आप जितने देखते हो उसके 50% तो लाइक मिलने चाहिए। तो आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो बिना लाइक किए मत जाया करो। देखिए, आपके जब लाइक्स होते हैं तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो फ़ायदेमंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये सच है तो आप वीडियो को लाइक करके जाना, क्योंकि लाइक्स अगर नहीं मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि शायद आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई, और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वीडियो ये नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए आप लोग लाइक नहीं देते हो। तो अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप लाइक करके जाया करो। थैंक यू सो मच।